नमस्कार दोस्तों, आज के मॉड्यूल में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि पिछले मॉड्यूल में पढ़ाए गए एक्सपोजर को आपने और अच्छी तरह से जानने की कोशिश की होगी और उसके कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स पे खुद से काम किया होगा। आज हम जानेंगे एक्सपोजर के पहले कंपोनेंट अपर्चर के बारे में। तो आइए अब जानते हैं हम एक्सपोजर को सीखने की पहली कड़ी यानी पहली सेटिंग अपर्चर के बारे में। सबसे पहले अपर्चर के बारे में जानना इसलिए भी सेंसिबल है क्योंकि अपर्चर, जैसा कि हमने पहले जाना कि लेंस की ओपनिंग होती है और वही वो जगह है जहाँ से सबसे पहले लाइट कैमरा में एंटर करती है। आप अपर्चर को अपने आँखों के आइरिस यानी आँखों की ओपनिंग से भी कंपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो और डेमोन्स्ट्रेशन में आप देखेंगे कि किस तरह से कम लाइट में हमारी आँख की पुतलियाँ ज़्यादा खुल जाती हैं और किस तरह से ज़्यादा लाइट में वो अपने आप बंद हो जाती हैं। इस तरह से वो लाइट की एंट्री को कंट्रोल करती हैं। इसी तरह से हमारा लेंस का अपर्चर होता है जिसको हम कैमरा की सेटिंग के हिसाब से ज़्यादा या कम खोल सकते हैं और लाइट की एंट्री उसी हिसाब से ज़्यादा या कम हो सकती है। अपर्चर यानी लेंस की ओपनिंग को कैमरे में f-stop नंबर से डिनोट किया जाता है, मगर उसमें गौर करने वाली बात यह है कि कैमरे में जिस चीज़ को f नंबर या f-stop नंबर कहते हैं उसका रिलेशन अपर्चर की ओपनिंग से रिवर्स होता है। यानी जब f नंबर बड़ा होगा तो अपर्चर छोटा होगा, जब f नंबर छोटा होगा तो अपर्चर बड़ा होगा। यानी f1.2, f1, f1.4, f1.8 जैसी वैल्यूज़ मतलब अपर्चर काफ़ी ज़्यादा खुला हुआ है। और इस तरह के लेंसेज और इस तरह की ओपनिंग को हम लोग लो लाइट सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं। f11, f16, f7, f9 ये सारी अपर्चर की वैल्यूज़ ज़्यादा हैं और इसका मतलब ये है कि अपर्चर कम खुला होगा। ये अपर्चर की छोटी ओपनिंग यानी f नंबर यहाँ पे बड़ा है। तो ये इन्वर्स रिलेशन हमको ध्यान में रखना ज़रूरी है कैमरे को यूज़ में लेते हुए। अपर्चर के दो फंक्शन होते हैं कैमरे में, एक तो एक्सपोजर को कंट्रोल करना और एक डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करना। तो पहले हम जानते हैं कि अपर्चर एक्सपोजर कैसे कंट्रोल करता है और इस चीज़ को हम एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में समझते हैं। यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने एक सेटअप लगाया है जिसमें हमारा मेन सब्जेक्ट ये कैमरा है और अब हम f-stop नंबर को कम से ज़्यादा करते जाएंगे, यानी कि हम अपर्चर को ज़्यादा खोलने से कम खोलने तक लेते जाएंगे और हम सामने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में समझ सकते हैं कि किस तरह से लाइट ज़्यादा से कम होती जा रही है। यानी कि एक्सपोजर हमारा ब्राइटर साइड से डार्क साइड में जाता जा रहा है। तो अब हम देखेंगे कि हम जैसे जैसे f-stop नंबर को बढ़ाते जा रहे हैं यानी अपर्चर की ओपनिंग को कम करते जा रहे हैं, इमेज अपने आप ब्राइट से डार्कर साइड पे जाती जा रही है। इसी बीच में कहीं पे इमेज अपने राइट एक्सपोजर पे होगी, बट अभी हम उस बारे में बात नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि जैसे ही हम f-stop नंबर को यानी अपर्चर की ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं तो उसी हिसाब से कैमरे में आने वाली लाइट भी कंट्रोल होती है। इस लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में हमने अपर्चर की ओपनिंग को शुरुआत में सबसे वाइड यानी f1.8 पर सेट किया हुआ है और धीरे धीरे अब हम अपर्चर की ओपनिंग को कम करते जा रहे हैं यानी f-stop नंबर को बढ़ाते जा रहे हैं। तो इससे हम सीधे सीधे ये समझ सकते हैं कि अपर्चर जब ज़्यादा खुला होगा तो लाइट ज़्यादा अंदर आएगी, अपर्चर जब छोटा होगा तो लाइट कम आएगी। यहाँ पे एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि हमने सिर्फ अपर्चर की फंक्शनिंग को समझाने के लिए यहाँ पे शटर स्पीड और ISO को कांस्टेंट रखा है, क्योंकि अगर हम उनको छेड़ते हैं और घटाते बढ़ाते हैं तो हम इस एक्सपोजर को चेंज होने से रोक सकते हैं या फिर एक्सपोजर को कांस्टेंट भी रख सकते हैं। बट वो हम बात करेंगे जब हम तीनों की तीनों वेरिएबल को साथ में फर्दर मॉड्यूल्स में यूज़ करेंगे। यहाँ पे समझने की बात यही थी कि अपर्चर ज़्यादा होगा तो लाइट ज़्यादा अंदर आएगी, अपर्चर कम होगा तो लाइट कम अंदर आएगी। एक बार फिर से हम रिवाइज़ करें, अपर्चर ज़्यादा मतलब लाइट ज़्यादा, अपर्चर कम मतलब लाइट कम, और अपर्चर का f-stop नंबर से रिलेशन उल्टा होता है। यानी अपर्चर ज़्यादा खुला हुआ मतलब f-stop नंबर सबसे छोटा, अपर्चर कम खुला हुआ मतलब f-stop नंबर बड़ा। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है कि सभी लेंस की अपर्चर ओपनिंग की सेटिंग सेम नहीं होती। कुछ लेंसेज उस चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं कि उसमें अपर्चर ज़्यादा खुल सकता है और वो लो लाइट सिचुएशन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। और इसी कारण से जिन लेंसेज में अपर्चर ज़्यादा खुल सकता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं, क्योंकि उस तरह की चीज़ को अचीव करना काफ़ी एक्सपेंसिव इंजीनियरिंग होती है। इसलिए जब हम मार्केट में कैमरे के साथ किट लेंस को परचेज़ करते हैं तो वो किट लेंस जनरली ज़्यादा वाइड अपर्चर वाला नहीं होता और इस कारण से उसकी यूजेबिलिटी लो लाइट सिचुएशन में इतनी अच्छी नहीं होती। और उसी तरह से हम देखें तो मोबाइल और पॉइंट एंड शूट कैमरा, उनके लेंसेज की भी अपर्चर ओपनिंग ज़्यादा नहीं होती।
यही एक मेन फ़र्क है कि एक हम सही लेंस जिसकी कि अपर्चर ओपनिंग वाइड हो और उसको एक अच्छे कैमरे के साथ यूज़ करें तो हम लो लाइट और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी एक अच्छी क्वालिटी ऑफ इमेज बना सकते हैं। अलग अलग कैमरे में आप जब कैमरे यहाँ पर हम लोगों ने एक्सपोजर को कांस्टेंट रखा है ताकि हम लोग सिर्फ एक ही वेरिएबल पे ध्यान दे सकें जो कि है डेप्थ ऑफ फील्ड। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि हम लोग एक वाइड अपर्चर से नैरो यानी क्लोज्ड अपर्चर की तरफ जैसे जैसे बढ़े तो हमारे सब्जेक्ट के आगे और पीछे वाली चीज़ें आउट ऑफ फोकस से फोकस में आने लगी। यही डेप्थ ऑफ फील्ड है। तो शुरुआत हुई शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड से और हम फाइनली डीप डेप्थ ऑफ फील्ड तक जा पहुंचे। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि हमने 1.8 अपर्चर पे एक इमेज को क्लिक किया है और जिस जगह हमने फोकस किया है उसके आगे और पीछे की सारी चीज़ें आउट ऑफ फोकस दिखाई दे रही हैं। तो इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ही कम है या फिर उसको बोल सकते हैं हम डेप्थ ऑफ फील्ड काफ़ी शैलो है। ये है वाइड अपर्चर का इफेक्ट। अब अगर हम नैरो अपर्चर यानी छोटा अपर्चर लें यानी कि एफ स्टॉप नंबर बड़ा होगा तो डेप्थ ऑफ फील्ड काफ़ी डीप होगी। उसका कहने का मतलब कि जो भी हमारा फोकल प्लेन होगा, जिस पर्टिकुलर जगह हम लोग फोकस करेंगे कैमरे में, उसके आगे और पीछे की चीज़ें भी काफ़ी हद तक फोकस में दिखाई देंगी। और जैसे जैसे अब हम एफ स्टॉप नंबर को बढ़ाते जाते हैं यानी अपर्चर को कम करते जाते हैं तो ये डेप्थ ऑफ फील्ड और ज़्यादा डीप होती जाती है। तो आइए अपर्चर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और कुछ इमेज एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। पहली इमेज में आप देख सकते हैं कि ये एक पोर्ट्रेचर सब्जेक्ट है। इस इमेज को मैंने क्लिक किया था हिमाचल में करीबन 10 साल पहले और इसमें मैंने एक प्राइम लेंस का यूज़ किया है और अपर्चर को काफ़ी वाइड रखा है। प्रॉब्लम यहाँ पे वो नहीं थी कि मेरे को ज़्यादा लाइट चाहिए कम लाइट चाहिए, क्योंकि ये दोपहर के वक्त एक आउटडोर सिचुएशन में लिया हुआ शॉट है जिसमें लाइट काफ़ी थी। मगर आइडिया ये था कि क्योंकि पोर्ट्रेचर का सब्जेक्ट और उसके स्किन के पैटर्न्स वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था तो उसको मेरे को बैकग्राउंड से सेपरेट करना था। इस कारण से मैंने वाइड अपर्चर का इसमें यूज़ लिया है और ये इमेज क्लिक की थी f1.8 पे। तो 1.8 के साथ एक चैलेंज ये भी आता है कि जब आप दोपहर में आउटडोर शूट में काम कर रहे हो, अगर आप अपना अपर्चर इतना वाइड रखेंगे देन सही एक्सपोजर लाने के लिए आपको ISO और शटर स्पीड का थोड़ा अच्छी तरह से इस्तेमाल करके सही सेटिंग पे जाना पड़ेगा। मगर जब वो हो जाता है तो अपने को एक अच्छा इफेक्ट मिल सकता है। इसमें आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड काफ़ी हद तक ब्लर्ड है और सिर्फ हमारा सब्जेक्ट जो है, जो कि ये हिमाचली लोकल लेडी है, सिर्फ वही अच्छी तरह से फोकस में है। ये एक गोवा के रिजॉर्ट में फूड फोटोग्राफी का शॉट लिया हुआ है। अब यहाँ पे आइडिया ये था कि हम लोग एक टेबल सेटअप पे फूड फोटोग्राफी का सेटअप कर रहे हैं। एक शेफ़ इस पूरी चीज़ को प्रिपेयर करके वहाँ पे ला के रख रहा है। तो हमको थोड़ी सी ऐसी फील देनी थी कि इनके एडवर्टीज़मेंट में या फिर बाहर प्रिंटेड पोस्टर्स में या वेबसाइट पे ये एज अ फूड फोटोग्राफी का एडवर्टीज़मेंट जा सके। तो यहाँ पे जो हमारा मेन सब्जेक्ट है जो कि एक बेकरी आइटम है, हमने मेनली उस पर फोकस किया और पीछे उसके इंग्रेडिएंट्स को रखा ताकि एक तरह से आउट ऑफ फोकस में ये भी समझ में आ जाए कि इस चीज़ के अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, मगर वो पूरी तरह से वो भी फोकस में हो, वरना अपना मेन सब्जेक्ट जो है, जो कि मेन फाइनल बेकरी आइटम है जो प्रोड्यूस किया गया, बनाया गया है, वो उसके ऊपर से इम्पोर्टेंस ना हट जाए। तो यहाँ पे भी लाइट इनफ थी, सनलाइट का यूज़ लिया गया है यहाँ पे, मगर आइडिया यही था कि अपना मेन सब्जेक्ट को
फोकस में रखा जाए और बाकी सब चीज़ों को आउट ऑफ फोकस में रखा जाए। एंड उसका ओवरऑल इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा है और अपने मेन सब्जेक्ट से ध्यान नहीं हटता। प्लस आउट ऑफ फोकस में जो चीज़ें हैं वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन को ऐड भी करती हैं। यहाँ पे एफ स्टॉप नंबर करीबन 2.8 से 3.2 के बीच में रखा गया था। ये एकदम वाइडेस्ट अपर्चर नहीं है, अदरवाइज़ पीछे के जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं शायद वो पूरी तरह से आउट ऑफ फोकस चले जाते हैं और समझ में नहीं आता कि वो क्या चीज़ है। ये मेरी पुरानी वर्कशॉप्स में से मैं इस्तेमाल किया एक शॉट को मैं भी दिखा रहा हूँ। ये शॉट मैंने क्लिक भी इसलिए किया था ताकि वर्कशॉप में मैं अपर्चर और डेप्थ ऑफ फील्ड के कॉन्सेप्ट को ढंग से प्रेजेंट कर सकूँ। यहाँ पे हमने कई सारी मोमबत्तियाँ एक के पीछे एक रखी हैं एक लाइन में, और आइडिया ये था कि जब हम डेप्थ ऑफ फील्ड से इस शॉट को क्रिएटिवली कैसे दिखा सकते हैं। हमने इसमें वाइडेस्ट अपर्चर पे काम किया, जिसके दोनों कारण थे कि एक तो हमको पीछे की सारी चीज़ें और आगे की सारी चीज़ें आउट ऑफ फोकस चाहिए थी। सेकेंडली ये काफ़ी लो लाइट वाली सिचुएशन वाला शॉट है। यहाँ पे और कोई लाइट नहीं है सिर्फ कैंडल लाइट के अलावा, वो आप देख भी सकते हैं। तो उस लो लाइट वाली सिचुएशन में अगर अपर्चर ज़्यादा खुला होगा तो वो भी हमारी इमेज की क्वालिटी को ओवरऑल इम्प्रूव कर सकता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके सबसे पहली वाली कैंडल पे फोकस किया गया, अपर्चर को 1.8 रखा, एंड आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ कितना ज़्यादा आउट ऑफ फोकस दिखाई दे रहा है। मगर ओवरऑल ये अच्छा इम्पैक्ट देता है देखने के लिए और अपना मेन सब्जेक्ट ही फोकस में है। ये एक बात गौर करने वाली यहाँ पे ये है कि रियल लाइफ में एक्चुअली हम चीज़ों को ऐसे नहीं देखते हैं। हमारी आंखें तो सब चीज़ों को पूरी तरह से आगे और पीछे तक शार्प ही देखती हैं। तो डेप्थ ऑफ फील्ड वाला कॉन्सेप्ट इसलिए इंटरेस्टिंग रहता है क्योंकि ये जनरली नहीं, एक्चुअली हम लोग इस तरह से चीज़ों को देखते ही नहीं हैं। तो एक ये नया तरीका दे देता है सब्जेक्ट पे फोकस करने का या किसी चीज़ को अलग तरीके से देखने का। ये इफ़ेक्ट सिर्फ कैमरा से ही आ सकता है। हमारी आंखें तो डीप डेप्थ ऑफ फील्ड में काम करती हैं, आगे से पीछे तक सब कुछ एक जैसी शार्पनेस पे काम करती हैं। क्योंकि आई थिंक अगर हम लोग फोकस और आउट ऑफ फोकस देखने लगे तो शायद हम पीछे की चीज़ों को देख नहीं पाएंगे, शायद ढंग से चला नहीं पाएंगे, ढंग से चल नहीं पाएंगे, बहुत चीज़ें गड़बड़ हो सकती है। तो उस हिसाब से डेप्थ ऑफ फील्ड का इस्तेमाल करना इंटरेस्टिंग हमेशा इसलिए होता है क्योंकि वो हमारे दिमाग और हमारी आंखों के लिए एक नई चीज़ होती है, क्योंकि ऐसा हम रियल लाइफ में देखते नहीं हैं। ये चौथे इमेज का शॉट अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पे लिया गया है। आइडिया इसके पीछे यही था कि सामने जलते हुए दिए को किसी तरह से उस फ्रेम के अंदर रखना है ताकि जो सामने टेम्पल और उससे जुड़े हुए इमोशंस हैं, एक तरह से दिया उसको प्रेजेंट कर रहा था। और पीछे टेम्पल इतना अच्छा लिट है, रात का वक्त है और काफ़ी लोग हैं जो अंदर प्रेयर्स के लिए वहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा एक अच्छा इमोशन बन रहा था इस दिए और इस टेम्पल के साथ कॉम्बिनेशन में। और चूँकि ये रात का वक्त है तो यहाँ पे थोड़ा सा अपर्चर को ज़्यादा खोलना वैसे ही फ़ायदेमंद था, क्योंकि यहाँ पे ट्राइपॉड लगा के शॉट लेना संभव नहीं था। तो ये वाला शॉट हैंडल्ड यानी हाथ में रख के लिया गया और इसमें अपर्चर को बहुत ज़्यादा वाइड नहीं खोला, वरना अपना जो फोरग्राउंड में दिया है वो टोटली आउट ऑफ फोकस हो जाता और शायद हम समझ नहीं पाते कि सामने क्या पड़ा हुआ है। फोकस टेम्पल पे रखा और फ्रंट यानी फोरग्राउंड में जो सब्जेक्ट है जो एक तरह से उसके इमोशन को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उसको थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस रखा एंड फाइनली ये इमेज बनती। ये एक शॉट मैंने ऊटी में लिया था जब मैं फ़ोटोग्राफी स्कूल में था, वो करीबन 12 साल पहले की बात है। ऊटी में ये भुट्टे बेचने वाले काफ़ी बच्चे या फिर काफ़ी लोग रोड साइड खड़े रहते थे, तभी ये एक शॉट लिया था। इसमें आइडिया अपना मेन फोकस दिमाग में चूज़ कर लिया था कि जो बेचने वाला है वही है, मगर वो क्या बेच रहा है और उसके पीछे जो स्ट्रीट यानी अपनी सड़क पे इतनी रंगीन चीज़ें टंगी हुई हैं सड़क के अगल बगल में, उसको भी अपन को इमेज में रखना था। तो इसके अंदर मिड लेवल पे काम किया गया, यानी अपर्चर को बहुत ज़्यादा वाइड नहीं खोला और बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं किया। ये करीबन 5.6 अपर्चर पे लिया हुआ है जो कि बीच का अपर्चर है। हमारे पास लाइट इनफ थी क्योंकि दोपहर का वक्त है, आउटडोर वक्त है, और फोकस हमने इस बेचने वाले बच्चे पे किया। तो आप देख सकते हो कि सामने फोरग्राउंड में हमको ये भी समझ में आ रहा है कि वो भुट्टे हैं बट आउट ऑफ फोकस है, और पीछे कुछ कलरफुल चीज़ें स्ट्रीट पे या फिर दीवारों पे टंगी हुई हैं वो भी अच्छी तरह से दिख रही हैं। तो ओवरऑल इस तरह से हम लोग जिस चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं एक इमेज में, डेप्थ ऑफ फील्ड का इस्तेमाल करके हम उसको सेपरेट कर सकते हैं फोरग्राउंड और बैकग्राउंड से। ये एक शॉट लिया गया है गोवा के एक रिजॉर्ट में जहाँ पे मैं आर्किटेक्चर फोटोग्राफी के लिए गया था। तो यहाँ पे आइडिया यही था कि इसको वापस से बहुत ज़्यादा आउट ऑफ फोकस नहीं दिखाना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक आर्किटेक्चर शॉट की बात कर रहे हैं जिसमें पीछे आप देख सकते हैं लॉन है, कुछ सेटअप किया हुआ है। तो अगर हम लोग इसमें अपर्चर को बीच में रखते हैं जैसा कि मैंने किया इसमें, फिर से वही 5.6 पे काम किया
तो पीछे वाली चीज़ भी दिखाई दे रही है, उसका एक हिंट आ रहा है कि हाँ कुछ है पीछे, और वो सामने वाले सीन को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और इस तरह के शॉट में ये अच्छा फ़ायदा हो जाता है कि अगर हम सन को फ्रेम में रखते हैं, यानी सन की तरफ देखते हुए शूट करते हैं, तो उसके कारण जो हेज़ प्रोड्यूस होती है वो भी एक पूरे के पूरे शॉट में एक अच्छी सी सॉफ्ट सी फील दे देती है। और उस सॉफ्ट फील को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए अगर हम डेप्थ ऑफ फील का इस्तेमाल करते हैं तो वो और भी उसको बेहतर बना देता है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल इसमें सॉफ्ट फील और बैकग्राउंड को थोड़ा सा सेपरेट करना था फोरग्राउंड से, वो आइडिया लेके हमने एक मिड लेवल वाले अपर्चर पे काम किया अराउंड 5.6 पे। ये इमेज मैंने दिल्ली से ले की फ़्लाइट के थ्रू ली थी। ये तकरीबन अपन समझ सकते हैं कि ये कुल्लू वैली के ऊपर से फ़्लाइट ले की तरफ जा रही है, तब लिया हुआ शॉट है। और इसमें आइडिया मतलब इतना सुंदर दृश्य था कि शॉट तो लेना बनता ही था, बट आइडिया इसमें यह है कि हमको इसमें डीप डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए ताकि शुरुआत से लेके एकदम एंड तक हम लोग क्लियरली और शार्पली एक एक लेयर्स को, एक एक चीज़ को देख पाएँ। यहाँ पे वैसे भी तो इसलिए इसको F11 पे लिया गया ताकि हमको शार्पनेस की कमी ना रहे शुरुआत से लेके एंड तक। और इनफ लाइट थी क्योंकि ये भी वापस से सुबह के आसपास का वक्त है, इनफ लाइट पड़ रही थी सारे पहाड़ों के ऊपर। इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर इस तरह के शॉट में जिसमें हमारा सब्जेक्ट हमसे काफ़ी दूर है, एक तरह से मान लीजिए कि इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी उसको हम बोलने के लिए बोल सकते हैं, बट अगर हमारा सब्जेक्ट काफ़ी दूर है, जैसे कि ये सारे पहाड़, अब हम फ्लाइट में हैं तो इससे कम से कम 11 किलोमीटर ऊपर है, तो अगर मैं अपर्चर काफ़ी वाइड भी लेता हूँ तो भी शॉट ऑलमोस्ट ऐसा का ऐसा ही रहेगा। थोड़ा सा ऊपर जाके हो सकता है कि कुछ पहाड़ आउट ऑफ फोकस दिखने लगे, बट तकरीबन शॉट ऐसा ही रहेगा क्योंकि एक तरह से पूरा का पूरा इमेज एक ही फोकल प्लेन में है हमारे लिए। वो हमारे लिए काफ़ी दूर है तो वो एक तरह से एक ही फोकस प्लेन है। इसमें हम फोरग्राउंड या बैकग्राउंड की तरह ज़्यादा सेपरेशन नहीं कर सकते, जो कि हमारे नज़दीक वाले शॉट्स में हम कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को और समझने के लिए आई थिंक आप सभी लोग अगर स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो उसमें एक पोर्ट्रेट मोड आजकल आने लगा है। उसमें साफ साफ लिखा आता है कि प्लेस योर सब्जेक्ट 2 to 3 फीट या फिर 2 to 3 मीटर्स अवे। तो जब तक आपका सब्जेक्ट आपके ज़्यादा आसपास नहीं होगा तब तक आप फोरग्राउंड बैकग्राउंड के बारे में बात भी नहीं कर सकते। तो यही कंसेप्ट इस पे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको कोई से भी अपर्चर पे क्लिक करने की कोशिश कीजिए, तकरीबन रिजल्ट सेम ही रहेगा क्योंकि ये सीन एक तरह से हमारा एक ही फोकल प्लेन है क्योंकि ये काफ़ी दूर है। ये वापस से अभी हमने पिछले इमेज में देखा उसी रिजॉर्ट में लिया हुआ शॉट है। इसमें आइडिया यही था कि हमको डीप डेप्थ ऑफ फील्ड रखनी है ताकि पूरे आर्किटेक्चर को शुरुआत से लेके एंड तक, जो कि बाहर बालकनी के थ्रू भी हम देख रहे हैं, पूरे के पूरे आर्किटेक्चर को हमको शार्प दिखाना था। इसमें मैंने कुछ एक्सटर्नल लाइट्स का भी यूज़ लिया है, उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट आप तकरीबन इसमें हम ये देख सकते हैं कि ये ट्राइपॉड पे लिया हुआ शॉट है। इसमें मैंने अपर्चर को जितना मेरा लेंस अलाउ कर सकता था उतना क्लोज़ किया, करीबन ये F16 पे लिया हुआ शॉट है। और उसके बाद मैं क्योंकि ट्राइपॉड पे था तो शटर स्पीड को कम ज़्यादा करना मेरे लिए आसान था, एंड फाइनली शॉट का रिज़ल्ट ये बनता है। ये है ले सिटी, लद्दाख का कैपिटल। ये शॉट का तकरीबन मैंने 7 या 8 साल पहले लिया है जब मैं वहाँ एक शूट के लिए गया था, और ये ऑलमोस्ट शाम का वक्त है, 6-7 बजे का, जब सनसेट हुआ ही था थोड़ी देर पहले, और जस्ट सिटी की लाइट्स चालू हुई थी और उसी वक्त मून राइज भी हुआ है। आप देख सकते हैं कि मून इसमें दिख रहा है वहाँ से उगता हुआ। तो ये शॉट लेने के लिए यहाँ पे मेरे पास ट्राइपॉड था वापस से, और यही सोच के मैं एक्चुअली एक थोड़ी सी ऊंचाई पे गया था कि इस तरह का कोई शॉट बन सकता है। तो ट्राइपॉड था तो वापस से मेरे पास शटर स्पीड की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और ताकि पूरी की पूरी इमेज शार्प मिले मेरे को, मैंने वापस से F को कम ही रखा है, F स्टॉप नंबर को। तकरीबन इसको मुझे एकदम तो याद नहीं है, मगर ये करीबन 13 से 16 के बीच में F स्टॉप नंबर पर लिया हुआ शॉट है। इसके अंदर अब शटर स्पीड कितना रखना है और ISO कितना रखना है वो हम धीरे धीरे समझते जाएंगे, बट अभी गौर करने वाली बात यह है कि इसमें अपर्चर कम रखा गया है। फिर से रिपीट कर दूं जो मैंने एक पिछले लैंडस्केप पहाड़ों वाले शॉट पे बताया था कि इसको आप अपर्चर वाइड करके भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ट्राइपॉड नहीं है, ज़्यादा शटर स्पीड आप कम नहीं कर सकते वरना हाथ से उसमें शेक आ जाएगा, इमेज हिल जाएगी। उस वाले केस में आप अपर्चर को ज़्यादा से ज़्यादा खोल सकते हैं और इस शॉट को ट्राई कर सकते हैं। ये एक कपल शूट किया हुआ है जो कि उनकी वेडिंग से जस्ट पहले मैंने किया था। ये जयपुर में लिया हुआ शॉट है सेंट्रल पार्क में। यहाँ पे मैं अपर्चर की बात तो करूँगा, बट इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि इस शॉट को चूज़ किया गया है कि सर्दियों में सुबह के टाइम जब पता है कि वहाँ पे धुंध होती है और जब पीछे से सूरज निकलता है तो इस तरह का सुंदर दृश्य बनता है
वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कंसिडर करना। उसके बाद ऑब्वियसली आपको सही सेटिंग पे लेना तो ज़रूरी है ही। सही सेटिंग से मतलब आइडिया यही था इसमें लेने का कि पेड़ों के बीच में से सूरज को दिखाना था निकलते हुए, उनकी लंबी शैडोज़ बनेंगी, उसके लिए हमको सुबह या शाम के वक्त वहाँ शूट करना था। सुबह इसलिए चूज़ किया कि सुबह के वक्त धुंध अच्छी रहती है, तो वो पीछे एक तरह से काफ़ी ड्रीमी टाइप का सीन बन गया था। एंड वापस से मैंने इसमें F नंबर को काफ़ी कम रखा है। उसका मेन आइडिया ये था कि एक तो मेरे को शार्पनेस चाहिए थी पूरी शुरुआत से लेके एंड तक, और दूसरी चीज़ ये थी कि जब हम F स्टॉप नंबर को बढ़ा के रखते हैं, यानी 11, 16, 15 इस तरह के नंबर, 22 नंबर, तब जो ये सूरज, अगर किसी चीज़ से सूरज निकल रहा है या रोशनी निकल रही है तो उसके चारों तरफ ये किरणें जैसी दिखाई देने लगती हैं। अगर इसी शॉट को अगर आप F1.8 या 2.8 पे लेंगे तो जो सूरज टहनियों के बीच में चमक रहा है उसके चारों तरफ वो किरणों वाला इफेक्ट नहीं आएगा। तो उस तरह के इफेक्ट को लेने के लिए हम लोग हायर F स्टॉप नंबर यूज़ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अपर्चर के दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यानी लाइट कंट्रोल और डेप्थ ऑफ फील्ड कंट्रोल के बारे में समझ में आ गया होगा, और आप इसको अपने कैमरे के साथ ट्राई करके प्रैक्टिकली और समझेंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट मॉड्यूल में।